गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हमारा 2 अक्टूबर हो चुका है और आप इस वक्त बहुत जोरदार वाली तैयारी के अंदर लगे हुए हो, क्योंकि एग्जाम से पहले का हमारा लास्ट मंथ है बच्चों। तो हमको लगता है कि क्यों ना आपकी तैयारी में थोड़ा सा और पॉलिश लगा दिया जाए, यानी कि आपकी तैयारी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए। और उसके लिए बच्चों मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक फास्ट ट्रैक रिवीजन। जी हाँ, फास्ट ट्रैक रिवीजन के ऊपर हम लोग बात करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम लोग बहुत 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 शॉर्ट के अंदर, हाँ इतना शॉर्ट भी नहीं बराबर, लेकिन फिर भी हम लोग शॉर्ट के अंदर हमारे सारे कोर्स को एक बार रिवाइज करने की कोशिश करेंगे बच्चों। और उसी कड़ी में आज का हमारा पहला लेक्चर है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के कुछ पोर्शन पर, कुछ पार्ट पर। ठीक है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आज की क्लास, आज का लेक्चर अटेंड करने से पहले, आज का वीडियो देखने से पहले आपने एक बार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ के रखा है। इन चैप्टर्स को आपने एक बार पढ़ा हुआ है, तो आप मेरे साथ इसको बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज कर पाएंगे। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा स्पीड हमारी आज फास्ट रहने वाली है, क्योंकि हमने नाम ही क्या दिया है इसका बच्चों, फास्ट ट्रैक रिवीजन, यानी कि कम टाइम के अंदर आपको ज्यादा मटेरियल, ज्यादा चीजों का नॉलेज यहां से मिल जाए, इसकी हमारी रहेगी पूरी पूरी कोशिश। चलिए जी, तो सबसे पहले बच्चों हमारा चैप्टर 1 स्टार्ट होता है, जहां पे हम कॉन्ट्रैक्ट के नेचर के बारे में बात करते हैं। आप सबको पता है डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी 1 सितंबर 1872, और नाउ अ टाइम हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल हो चुका है ऑल ऑफ इंडिया पर, बराबर। फिर बच्चों अगली कहानी, अगली बात आती है कि सर ये चैप्टर का नाम है कॉन्ट्रैक्ट, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ। आप सबको अच्छे से पता है कि ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ से इन्फोर्सिबल है उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, या एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ। तो सवाल आया कि सर एग्रीमेंट क्या होता है। अगर डेफिनेशन वाइज बात करूं तो एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, इट्स कॉल्ड सिंपली एग्रीमेंट। यानी दो लोग एक दूसरे को जो प्रॉमिस करते हैं, मैंने आपको कोई प्रॉमिस किया, बदले में आपने मुझे कोई प्रॉमिस किया, वो हमारा कहलाता है आपस का एग्रीमेंट। और जब उसमें लॉ की एनफोर्सबिलिटी आकर के ऐड हो जाएगी बच्चों, तो वो बन जाता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट, बराबर। सर यहाँ पे एक और चीज बोली है, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। बच्चों ये एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन है, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। यहां से आपने इसको नहीं भी पढ़ा तो कोई बड़ी टेंशन होने वाली नहीं है। हम इसी को थोड़ा सा और डिटेल के अंदर पढ़ लेते हैं बच्चों। हमारे यहाँ पे वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे जो कोई लीगल ऑब्लिगेशंस को क्रिएट करते हैं। अब हमने कहा सर ये लीगल ऑब्लिगेशन क्या होता है, बहुत सिंपल है बच्चों। अगर आपने अपने किसी फ्रेंड को डिनर पे इनवाइट किया और उसने कंसेंट दे दिया, मींस आपने अपने फ्रेंड को प्रॉमिस किया है, आपके फ्रेंड ने भी बदले में आपको प्रॉमिस किया है कि हाँ वो आएगा, आप उसको बुलाएंगे, अच्छा सा खाना खिलाएंगे, और अगर वो नहीं आता है तो आप उसके अगेंस्ट में सूट फाइल करने का राइट नहीं रखते हो। इट इज अ मैटर ऑफ सोशल एग्रीमेंट, बराबर। अगर आपके पापा ने आपको प्रॉमिस किया बच्चे सीए फाउंडेशन पास कर लो, सीधा 10,000 का चेक तुमको दे दिया जाएगा, आपने फाउंडेशन पास कर लिया, आपको 10,000 का चेक नहीं मिला बच्चों, आप उनके अगेंस्ट में सूट फाइल नहीं कर पाओगे, क्योंकि इट इज अ मैटर ऑफ डोमेस्टिक एग्रीमेंट। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे एग्रीमेंट है बच्चों, सोशल डोमेस्टिक वाले, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, क्योंकि डेफिनेशन कहती है कॉन्ट्रैक्ट में वही कन्वर्ट होगा जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, बराबर। तो इन अदर वर्ड्स द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी बाउंड टू परफॉर्म देयर प्रॉमिस इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय आइदर ऑफ देम, जहां पे आप सूट फाइल करने का राइट रखते हो, बराबर। सिंपल बच्चों, पेट्रोल पंप से आपने पेट्रोल फिल कराया, इट इज अ मैटर ऑफ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, कमर्शियल एग्रीमेंट, बिकॉज आपने पैसा दिया, सामने वाले ने पेट्रोल दिया, दोनों में से किसी ने भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया। या तो आपने पेट्रोल भरवाने के बाद उसको पैसा नहीं दिया, या पैसा लेने के बाद उसने पेट्रोल फिल नहीं किया, तो यहाँ पे बच्चों आपके पास में पूरा पूरा राइट है कि आप सामने वाले के अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकते हो। एकदम क्लियर सा मैटर है, बराबर, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो सीधा सा पॉइंट है, इन कमर्शियल और बिजनेस एग्रीमेंट हमारा यूजुअल प्रिजम्पशन होता है कमर्शियल एग्रीमेंट्स में कि हमको वहां पे लीगल रिलेशंस बनेंगे, और वही आगे जाकर के बच्चों हमारा कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होने वाला है, बराबर। बहुत सीधा सीधा सा पॉइंट है, ध्यान में रखना है आपको। और डोमेस्टिक एग्रीमेंट में बच्चों अपना जो बालफोर वर्सेस बालफोर का केस है, आपको जरूर पढ़ करके जाना चाहिए। हस्बैंड वाइफ वाला केस, श्रीलंका जाने वाला केस, वहां से वापस आने वाला केस, वाइफ को कॉम्पनसेशन मनी देने वाला केस, और फिर प्रॉमिस मनी नहीं देना और सूट फाइल करना वाइफ का। और कोर्ट कहता है सर आप लोगों का डोमेस्टिक मैटर है, घरेलू मैटर है, सूट फाइल करने का राइट नहीं मिलेगा। वही चीज यहाँ पे है बच्चों जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए,
बराबर। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, फेमस लाइन है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। हर कॉन्ट्रैक्ट को पहले एग्रीमेंट तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन कई सारे ऐसे एग्रीमेंट है लाइक सोशल और डोमेस्टिक जो आगे जाकर के कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होने वाले नहीं है, बराबर। अब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए बच्चों सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट्स लगेगी। सर सेक्शन 10 क्या कहता है बच्चों, सारी क्वालिटीज इसके अंदर आती है, वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जहां पे बच्चों फ्री कंसेंट हो, बराबर, जहां पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, जहां पे लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, और जिसको लॉ ने वॉइड डिक्लेयर नहीं किया हो, ऐसा एग्रीमेंट ही आगे जाकर के बनेगा कॉन्ट्रैक्ट, बराबर। तो इन्हीं चीजों को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आइए बच्चों, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बराबर। तो बहुत सीधा सीधा सा हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट आया बच्चों, देयर मस्ट बी एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। दो पॉइंट हमारे पास में आया जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी है। मैंने आपको कहा आई वांट टू सेल माय मोबाइल इन 50,000 विल यू बाय, इट मींस मैंने आपको किया है ऑफर, और अगर आपने कह दिया वापस से रिटर्न में यस आई वांट टू बाय, मतलब आपने दे दिया है एक्सेप्टेंस, यानी हमारे बीच में बन चुका है कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड पॉइंट बच्चों, देयर मस्ट बी म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज। म्यूचुअल कंसेंट का मतलब बच्चों क्या होता है, देखिएगा यहां से सीधा सीधा सा सेम थिंग इन द सेम सेंस, यानी कि अगर मैंने आपको ऑफर किया कि आई वांट टू सेल माय कार, अब एक्चुअल में आई हैव टू कार, बराबर, तो यहां पे मैंने एक कार के बारे में ऑफर किया, आई वांट टू सेल माय कार, बट यू आर थिंकिंग अबाउट माय अनदर कार, और आपने उस पर एक्सेप्टेंस दे दिया, तो बच्चों हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि एक ही चीज पर हम दोनों ने कंसेंट नहीं दिया है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। थर्ड पॉइंट बच्चों अपना वही है, क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर बच्चों हमारा एक पॉइंट आया, कंसेंट हमारी होनी चाहिए फ्री, यानी अगर मैंने आपको प्रेशराइज करके आपके अगेंस्ट में कोर्जन या फिर अनडू इन्फ्लुएंस या फिर फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन यूज करके, जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है आगे, अगर मैंने कंसेंट लिया है, जबरदस्ती लिया, डरा करके, धमका करके, आपके साथ चीट करके अगर मैंने कंसेंट लिया, तो लॉ कहता है हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, बिकॉज कंसेंट मस्ट बी फ्री। फ्री का मतलब बिना किसी प्रेशर के होना चाहिए बच्चों, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट करने में कैपेबल होनी चाहिए, और आपका चैप्टर 4 आगे कहेगा कि माइनर्स हैं, अनसाउंड माइंड पर्सन है, और ऐसे लोग जो डिसक्वालिफाइड बाय लॉ हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करने का कैपेसिटी नहीं रखते हैं, इनके अलावा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बराबर। फिर बच्चों हमारा ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों लॉफुल होना चाहिए। अगर मैंने आपको कहा कि जाइए इसका मर्डर करके आइए, मैं आपको 10,000 रुपीज देता हूं, बराबर, तो यहाँ पे बच्चों हमारा जो ऑब्जेक्ट है किसी को मर्डर करने का, वो यहाँ पे अनलॉफुल हो जाएगा, बराबर। बहुत सीधी सीधी सी बात है, ठीक है। अच्छा, कई बार कंसिडरेशन भी अनलॉफुल हो सकता है। मैंने आपको कहा कि अगर आपने मेरा ये काम कर दिया तो मैं आपको ड्रग्स दे दूंगा, यानी कि यहाँ जो कंसिडरेशन मेरी तरफ से आपको दिया जा रहा है बच्चों, इल्लीगल ड्रग्स, वो यहाँ पे हो जाएगा अनलॉफुल। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हमारे बीच में होने वाला नहीं है। नाउ द एग्रीमेंट मस्ट नॉट हैव एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। आगे आप पढ़ेंगे कि कई सारे बच्चों यहाँ पे ऐसे एग्रीमेंट्स हैं, आपने पढ़ ही लिए होंगे, आगे पढ़ेंगे क्या, आपने तो पूरा कोर्स एक बार करके रखा है, आप मेरे साथ फास्ट ट्रैक रिवाइज कर रहे हैं। तो जो एग्रीमेंट हमने बनाया बच्चों, मस्ट नॉट हैव एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, कई सारे एग्रीमेंट ऐसे हैं जिनको लॉ ने यहाँ पे स्पेशली बोल दिया कि ये एग्रीमेंट वॉइड ही है, बराबर। तो जैसे माइनर के साथ एग्रीमेंट वॉइड होगा, इलीगल चीजों के लिए आपने एग्रीमेंट किया वॉइड होगा, बराबर। अगर किसी कि मैरिज का आपने एग्रीमेंट कर लिया, मैरिज को रोकने का एग्रीमेंट कर लिया, माइनर के अलावा किसी का मैरिज हो रहा है और आपने उसको रोकने के लिए इलीगल तरीके से रोकना हो या अनवैलिड तरीके से रोकने का एग्रीमेंट कर लिया बच्चों, तो लॉ कहता है वो चीज यहाँ पे वॉइड होगी। वॉइड वर्ड का मतलब होता है अगेंस्ट लॉ। अगेंस्ट लॉ का मतलब जहां लॉ एप्लीकेबल नहीं है, जहां लॉ से आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं, इट्स कॉल्ड सिंपली वॉइड, जिसको कॉमन लैंग्वेज में इनवैलिड भी कहा जाता है। तो अगर कोई एग्रीमेंट ऐसा है जिसको लॉ ने स्पेशली वॉइड डिक्लेयर कर दिया, याद करिए आप लोगों का चैप्टर, मैं आपको चैप्टर याद दिला देता हूं, रेस्ट्रेंट टू ट्रेड, बराबर, रेस्ट्रेंट टू मैरिजेस, रेस्ट्रेंट टू लीगल प्रोसीडिंग्स, है ना। तो ये सारे पॉइंट, हमारा वेजरिंग एग्रीमेंट, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं बच्चों, आगे जाकर के आप लोग स्पेशली डिक्लेयर टू बी वॉइड के अंदर ये पढ़ते हो, तो वैसा एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए बच्चों, सर्टेन होना चाहिए। अगर मैंने आपको कहा आई वांट टू सेल माय कार इन 5 or 6 लाख, दिस इज अनसर्टेन।
है ना। चलिए, आपने किसी शॉप पर जाकर के बोला कि यू वांट टू बाय 1 लीटर ऑयल। अब विच ऑयल, आप किस ऑयल की बात कर रहे हो, हेयर ऑयल की या खाने वाला ऑयल, ये नहीं बताया तो इसका मतलब बच्चों सर्टेन नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं है। और द परफॉर्मेंस मस्ट नॉट बी इम्पॉसिबल, पॉसिबल इवेंट होना चाहिए। अगर मैंने आपको कहा कि आई एम रेडी टू गिव 5 लाख रुपीज, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको किसी डेड पर्सन को लाइव करना है, जिंदा करके बताना है दिस एग्रीमेंट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। और जो चीजें बच्चों इम्पॉसिबल हो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में जाकर के चेंज होने वाली नहीं है, बराबर। तो 10 पॉइंट्स आर देयर बच्चों एसेंशियल के। दैन इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और आता है, इट्स कॉल्ड टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों की कॉन्ट्रैक्ट के काफी सारे टाइप्स हमारे यहाँ पे है, बहुत सिंपली बात करेंगे। सबसे पहला, अगर ये जो 10 एसेंशियल्स मैंने आपको बताए, अगर ये सारी एसेंशियल किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट बच्चों आपका कहलाएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बराबर। बहुत सिंपल सा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। An agreement which is enforceable by law at the option of one or more party but not at the option of other, it's called voidable contract। सर ये कैसे हुआ, समझिएगा। An agreement which is enforceable by law at the option of one party but not at the option of other party, यानी कॉन्ट्रैक्ट की दो पार्टीज हैं, एक पार्टी कहती है दिस कॉन्ट्रैक्ट इज एब्सोल्युटली वैलिड, वो समझती है, बट अनदर पार्टी को पता है कि दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड, और अगर वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा दे, इट्स कॉल्ड सिंपली वॉइडेबल। सर इसका कोई एग्जांपल भी बता दीजिए, सुन लीजिए एग्जांपल, पुराना एग्जांपल है। सपोज करिए आपके पास में कोई गुड्स है, बराबर, और मैंने आपके अगेंस्ट में कोर्जन यूज किया, मैंने आपके सर पे रिवॉल्वर लगाई और मैंने कहा कि ये मुझे आप सेल कर दो, बराबर। अब सेल करने को बोला है, पैसे दिए बकायदा आपको। बेस्ट एग्जाम्पल आप किसी भी मूवी का उठा लीजिए, बराबर, जहां पे पैसे दे करके हमने जबरदस्ती किसी का घर खरीद लिया है, सामने वाले को पैसे दिए, बराबर। मुन्ना भाई वाला आप सीरीज देख लो कि पैसे दिए और उसको बोला पैसे पकड़ लेकिन अपना घर हमको बेच दे, बराबर। संजय दत्त का वास्तव मूवी आया था, इसके अंदर भी ऐसा ही था कि पैसे पकड़ घर हमको बेच दे। तो बच्चों उसने पैसे लेकर के जबरदस्ती हमने उससे डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवा ली, पैसे दिए। अब ऐसा थोड़ी है कि आप कहोगे सर पैसे तो दिए है ना, अरे भाई मेरा घर है, मुझे नहीं बेचना है, मेरी मर्जी है, इसका मतलब मेरी कंसेंट वहां पे फ्री नहीं है, बराबर। पर जहां पे आपकी कंसेंट फ्री नहीं होती है बच्चों, बहुत सीधा सीधा सा कंसेप्ट है, वो एग्रीमेंट हमारा सीधा सीधा सा कहलाता है वॉइडेबल। ये हम लोगों को यहाँ ध्यान में रखना चाहिए, एकदम सीधा सीधा सा कंसेप्ट है बच्चों कि वॉइडेबल का मतलब अब वो पार्टी अगर चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकती है, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखने वाले हो, बराबर। बहुत सीधा सीधा सा मैटर हो गया बच्चों। एक सेकंड के लिए यहाँ पे मेरे पास में कोई मैसेज है, तो भाई एक सेकंड में रुक जाता हूं और मैं उस मैसेज का रिप्लाई कर देता हूं बच्चों। चलिए जी, चलिए चलिए भाई, क्या मैसेज है, कोई इंपॉर्टेंट बात है क्या? यस 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 यस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलिए जी। तो बच्चों यहाँ पे आगे बात शुरू कर देते हैं। चलिए, रिप्लाई कर दिया मैंने, तो वॉइडेबल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। वैसे फ्री कंसेंट वाले चैप्टर में आपको और समझ में आ जाएगा। तो जिस पार्टी का घर हमने जबरदस्ती लिया, वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकती है, नहीं कराया तो इन द आइज ऑफ लॉ वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा रहने वाला है, वैलिड रहने वाला है बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आया बच्चों, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज टू बी वॉइड एग्रीमेंट। बच्चों वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट का डिफरेंस समझिएगा। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ से इन्फोर्सेबल नहीं है, यानी जब आपने एग्रीमेंट बनाया स्टार्टिंग से ही वो एग्रीमेंट हमारा वॉइड एग्रीमेंट जाने वाला है बच्चों, यानी स्टार्टिंग से ही लॉ से इन्फोर्सेबल नहीं है, स्टार्टिंग से ही लॉ आपकी मदद करने वाला नहीं है, बराबर। तो उस केस में वो एग्रीमेंट कहलाएगा एब्सोल्युटली वॉइड स्टार्टिंग से ही। जैसे माइनर के साथ आपने एग्रीमेंट किया, एब्सोल्युटली वॉइड जाने वाला है, आप सबको पता है, बराबर, ठीक है। तो बच्चों मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये चीजें पता है, मैं सिर्फ पॉलिश करने का काम कर रहा हूं, आपको रिवाइज करवा रहा हूं चीजें। दिस इज रिवीजन क्लास बच्चों। तो वॉइड का मतलब माइनर के साथ किया, शुरुआत से ही वॉइड था, अनसाउंड माइंड के साथ किया, शुरुआत से ही वॉइड था, इम्पॉसिबिलिटी पे कोई एग्रीमेंट कर लिया, शुरुआत से ही वॉइड था, दिस इज कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट। तो सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बच्चों? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा हो गया, जो स्टार्टिंग में जब आपने बनाया बच्चों तब तो था एब्सोल्युटली वैलिड, बराबर, बट ड्यू टू सम रीजंस बाद में जाकर के बच्चों वो हो गया वॉइड।
सर बाद में जाके कैसे हो गया? अपना पुराना एग्जाम्पल है बच्चों, सपोज करिए कि मैंने आपको कोई गुड सेल करने का एग्रीमेंट तो कर लिया, अब एग्रीमेंट कर लिया, क्या कॉन्ट्रैक्ट ही कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्युटली वैलिड है, लेकिन परफॉर्मेंस करने से पहले भाई साहब कोरोना का अटैक हो गया। अब कोरोना की वजह से गवर्नमेंट ने बैन कर दिया सब कुछ कि सर कुछ नहीं होगा, कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ऐसे मैटर के अंदर अब हम लोग फंस गए भाई, अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो सकता है ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टांसेस, है ना, तो उस वजह से वो हमारा कहलाएगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, है ना। अच्छा, कई बार किसी पर्सन के साथ मेरा डील होने वाला था भाई, बराबर, अब जिस पर्सन के साथ मेरा डील होने वाला था हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन सब कुछ हो गया, लेकिन परफॉर्म होता उससे पहले अगर उसकी डेथ हो गई बच्चों, या जिस चीज का कॉन्ट्रैक्ट किया था वो डिस्ट्रॉय हो गई, तो अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना तब वैलिड था, बाद के अंदर वॉइड हो गया, कैंसिल हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, इट्स कॉल्ड सिंपली वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, बराबर। तो साथ साथ में याद करते रहोगे आप लोग मेरे। इलीगल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं बच्चों? ऐसे एग्रीमेंट जो क्रिमिनल नेचर के हैं और जिसमें जाना पड़ेगा जेल, यानी कि जेल की यात्रा जिसके अंदर करनी पड़ जाएगी, वो सारे कहलाते हैं इलीगल। और बच्चों इसकी खासियत है कि आपके इलीगल एग्रीमेंट्स जो होंगे वो हमेशा वॉइड एग्रीमेंट्स होंगे, जहां आप लॉ को तोड़ते हो, बराबर, कोई पॉलिसीज बनी हुई है, क्रिमिनल काम करते हो, सिंपल स्मगलिंग का काम किया बच्चों, इलीगल है। और जो चीज इलीगल है वो पक्का है कि हमारी वॉइड होने ही वाली है, पक्का है और एब्सोल्युटली पक्का है बच्चों, कि आप लोग ध्यान रखने वाले हो। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम लोग आ गए, फटाफट से नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम पहुंच गए। और बच्चों अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई टेक्निकल डिफेक्ट है बच्चों, बिल्कुल एब्सोल्युटली वैलिड बनाया लेकिन टेक्निकल डिफेक्ट रह गया। सर कैसे रह गया? अपना पुराना एग्जांपल है बच्चों, याद करो, कोई स्टैम्प पेपर पे हमको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, लॉ कहता है स्टैम्प पेपर 100 रुपीज का होना चाहिए, और 100 रुपीज की जगह हमने 50 रुपीज का स्टैम्प पेपर लगा दिया, तो इसका मतलब है कि हमारा वो जो कॉन्ट्रैक्ट है भाई वो एब्सोल्युटली क्या हो गया? अनइन्फोर्सेबल। सर इसको सुधारे कैसे? बेटा 100 का स्टैम्प लगा दो, या 50 का तो आइए प्लस 50 का स्टैम्प और साथ में ऐड कर दो, आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन जाएगा। तो टेक्निकल डिफेक्ट वर्ड आते ही दिमाग का बत्ती लगना चाहिए कि इट इज अ मैटर ऑफ अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। चलिए जी, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आया बच्चों, if the terms of contract are made in words spoken or written at the time of formation of contract, it's called express contract। बच्चों सब जानते हो, अगर कोई भी चीज बोल करके या लिख करके आपने सामने वाले को ऑफर किया है और उस पर एक्सेप्टेंस आया है, तो दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेस, जहां आपने वर्ड्स यूज कर लिए, आई वांट टू सेल माय हाउस इन 100 करोड़, विल यू बाय, इसको हम कहेंगे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, बराबर। और बच्चों जहां पे वर्डिंग्स यूज नहीं हो रही हो, एक्ट ऑफ पार्टीज से अगर कोई भी चीज हो रही हो, याद करिए मेरा पुराना एग्जाम्पल है कि मैं एक रेस्टोरेंट में चाय पीने के लिए जा रहा हूं, फर्स्ट टाइम मैंने चाय ऑर्डर किया तो मैंने क्या किया, मैंने वर्डिंग्स यूज किए, सेकंड टाइम वर्डिंग्स यूज किए, थर्ड टाइम वर्डिंग्स यूज किए, लेकिन उसके बाद में बच्चों एक बॉन्डिंग बन गया हमारे बीच में, नाउ देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू यूज वर्ड्स, मैं वहां जा रहा हूं, सीधा मेरे टेबल पे चाय आ रही है, इट इज अ मैटर ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अपना कुली वाला एग्जाम्पल भी इसके अंदर कवर हो सकता है, बराबर। अब बच्चों टेसिट भी इसी का एक पार्ट है, इसको अलग करने का जरूरत नहीं है, टेसिट इसी का पार्ट है, बराबर। सिर्फ इसमें कई बार इलेक्ट्रॉनिक मीडियम आ गया, जैसे एटीएम हो गया, फॉल ऑफ हैमर हो गया, आप लोग अच्छे से जानते हो। चलिए जी, नेक्स्ट पे आगे बच्चों, सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बच्चों सेपरेट चैप्टर है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो क्रिएटेड बाय लॉ है, जहां पे न ऑफर है न एक्सेप्टेंस है, न मैंने आपको ऑफर किया ना बदले में आपका एक्सेप्टेंस आया, लेकिन फिर भी हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हो गया बच्चों, क्योंकि लॉ कहता है यू हैव नो राइट टू टेक बेनिफिट एट द कॉस्ट ऑफ अदर पर्सन। बच्चों आप किसी दूसरे की कॉस्ट पर बेनिफिट नहीं ले सकते हो। मेरा फेमस पिज्जा वाला एग्जांपल इसी पे है, आपने पिज्जा ऑर्डर किया, आपके पड़ोसी के घर पे डिलीवर हो गया, पड़ोसी ने खा पी करके मजे ले लिए, लॉ कहता है पड़ोसी भाई तुमको उसका कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। अब पड़ोसी कहता है लेकिन मैंने थोड़ी ऑर्डर किया था, बेटा ऑर्डर नहीं किया लेकिन बेनिफिट तो ले लिया, और हमारी लॉ की नजर में सब बराबर है, अगर तुमने बेनिफिट लिया है तो यू हैव टू पे फॉर दिस, अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर बच्चों। नेक्स्ट पे आता हूं फटाफट से, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बच्चों जो कंप्लीटली तुमने परफॉर्म कर दिया, दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड। अरे परफॉर्म कर दिया, बिल्कुल परफॉर्म कर दिया, दोनों पार्टीज ने अपना अपना काम कर दिया, मैंने आपको पढ़ा दिया सारा कोर्स, आपने मेरी पूरी फीस मुझे दे दी, हमारा काम खत्म हो गया, दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड। सर एग्जीक्यूटरी क्या होता है? बच्चे एग्जीक्यूटरी जहां पे अभी तक काम होना बाकी है,
वेदर वन साइडेड या बोथ साइडेड, या तो एक ने कर दिया एक का बाकी है, या दोनों पार्टीज का अगर बाकी है तो इट्स कॉल्ड एग्जीक्यूटरी। और इसी के ये दो पार्ट है, आप अच्छी तरह से जानते हो। यूनिलैटरल क्या होता है, जहां पे एक पार्टी ने काम कर दिया और एक पार्टी का काम करना भी बाकी है, एक ने कर दिया एक का बाकी है। मैंने आपको पढ़ा दिया, आपका फीस अभी तक बाकी है, ठीक है, या आपने फीस दे दिया, मेरा पढ़ाना अभी तक बाकी है बच्चों, इट इज अ मैटर ऑफ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। और अगर दोनों का ही काम बाकी है, हमने डिसाइड किया भाई आज से 15 दिन बाद मैं आपको गुड्स डिलीवर करूंगा और तभी आप मुझे पैसे देने वाले हो, आउटस्टैंडिंग बाय बोथ द पार्टीज अगर है तो इट इज अ मैटर ऑफ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल सा अपना पॉइंट है, आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट बच्चों छोटा सा आ गया, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो मेल्स वगैरह के थ्रू, वो सारे के सारे हमारे ई कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाएंगे, ये अपने को ध्यान में रखना है। बराबर बराबर बराबर, एकदम सिंपल सा पॉइंट है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गए बच्चों। इस चैप्टर में कुछ पॉइंट्स आपको और याद रखने चाहिए। हमारा एक लीडिंग वर्ड है बच्चों कंसेंसस एड इडियम, जिसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड, बराबर। क्विड प्रो क्यू, जिसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। उसी तरह से बच्चों इलीगल, बच्चों ये पॉइंट देखना काम का है, इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड होते हैं, लेकिन वॉइड ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। आप अच्छी तरह से जानते हो जो चीज इलीगल होगी वो पक्का है वॉइड तो होगी होगी, बराबर, क्योंकि लॉ से इन्फोर्सेबल नहीं है। लेकिन हर वॉइड चीज इलीगल हो, माइनर के साथ एग्रीमेंट किया वॉइड होगा लेकिन इलीगल नहीं होगा, अनसाउंड माइंड वाले के साथ किया वॉइड होगा लेकिन इलीगल नहीं होगा बच्चों, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। फिर बच्चों कोलेटरल एग्रीमेंट्स, सर ये कोलेटरल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं सर? बच्चों एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा मेन है, बराबर, उस मेन कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए आपने जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, यानी उस दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस ही है ताकि मेन वाला कॉन्ट्रैक्ट हमारा पूरा हो जाए। किसी को सीए का कोचिंग करना है, सीए का पढ़ाई करना है, उसके पास में पैसा नहीं है, उसने किसी से उधार पे लिया, तो मेन जो सीए का कॉन्ट्रैक्ट वो कर रहा है, जिसको फीस दे रहा है, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड मेन। और जो पैसा उधार लिया है उसके लिए बच्चों दिस इज कॉल्ड कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, बराबर। तो अगर मेन वाला कॉन्ट्रैक्ट आपका, एवरी कोलेटरल एग्रीमेंट टू एन इलीगल एग्रीमेंट इज आल्सो वॉइड, बराबर। अगर आपने बहुत सिंपल एग्जांपल पढ़ा हुआ है कि मैं कोई स्मगलिंग का बिजनेस कर रहा हूं जो इलीगल है, उसके लिए अगर मैंने किसी से पैसा उधार लिया है तो बट ऑब्वियस है वो कोलेटरल है, और चूंकि इलीगल का कोलेटरल है बच्चों तो वो भी वॉइड होने वाला है। हाँ, अब यहाँ पे दो बात आप अक्सर पूछते हो कि सर उधार देने वाले को पता है कि नहीं पता है। बच्चों बहुत सिंपल कंसेप्ट है, इफ ही इज अवेयर अबाउट द फैक्ट, उसको ये पता है कि पैसा स्मगलिंग के लिए दिया है, तो उसका एग्रीमेंट इलीगल एंड वॉइड दोनों हो जाएगा बच्चों, समझिएगा। यानी कि उसका एग्रीमेंट फिर सिर्फ वॉइड ही नहीं रहेगा, वो इलीगल एंड वॉइड की कैटेगरी में चला जाएगा। और अगर वो पर्सन इनोसेंट पर्सन है, ही वाज नॉट अवेयर अबाउट द फैक्ट, उस बेचारे को पता ही नहीं रहा, तो सिर्फ वॉइड रहेगा बच्चों, बस इतना फर्क है। सर इलीगल और वॉइड में क्या फर्क होता है बच्चों? इलीगल अगर है तो जेल यात्रा करनी पड़ेगी, तुमको जेल जाना पड़ेगा। वॉइड है तो बस राइट्स नहीं मिलेंगे लेकिन जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ध्यान में रखना है, बराबर से। नाउ कोलेटरल एग्रीमेंट टू वॉइड एग्रीमेंट्स विल नॉट बी अफेक्टेड, आप अच्छी तरह से जानते हो। अगर कोई एग्रीमेंट ओनली वॉइड है बच्चों, इलीगल नहीं है, और उससे रिलेटेड आपने अगर कोलेटरल एग्रीमेंट्स किए हैं बच्चों तो वो नॉट अफेक्टेड रहते हैं। जैसे इलीगल का कोलेटरल तो इलीगल और वॉइड होता है, इफेक्टेड हो रहा है, लेकिन अगर सिर्फ वॉइड एग्रीमेंट है, माइनर के साथ मैंने कोई एग्रीमेंट किया और उसके लिए किसी से पैसा उधार लिया, बराबर, तो ऐसे एग्रीमेंट्स में कोलेटरल वाले जो हैं वो वैलिड वॉइड कुछ भी हो सकते हैं बच्चों, नॉट अफेक्टेड रहेगा, आपको अच्छे से याद है, ठीक है ना बच्चों। रेस्टिट्यूशन आगे भी आएगा, इसका मतलब होता है रिटर्न द बेनिफिट्स, है ना। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है तो आपको बेनिफिट्स रिटर्न करने पड़ते हैं, ये आप डिस्चार्ज वाले चैप्टर में भी पढ़ते हो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब सबको पता है, वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, वॉइड एग्रीमेंट को भी बोलते हैं, बराबर। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो मॉरल या सोशल ऑब्लिगेशन हो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। जस्ट इन पर्सोनेम का मतलब राइट अगेंस्ट पर्सन, बराबर। जस्ट इन पर्सोनेम का मतलब हो गया राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, और जस्ट इन रैम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, बराबर। और इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, तो कॉमन से हमारे पॉइंट्स थे। तो यहां आकर के बच्चों आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर जो है वो मैंने आपको करवा दिया है एब्सोल्युटली कंप्लीट, बराबर। तो फटाफट से हमने रिवीजन लिया है, तो अब बच्चों आइए मेरे साथ फटाफट से चैप्टर नंबर 2 के ऊपर हम लोग बात स्टार्ट करेंगे, यानी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। चलिए जी, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के ऊपर बात शुरू करते हैं। आप बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे जानते हैं कि ऑफर और एक्सेप्टेंस का कंसेप्ट क्या है। भाई स्टूडेंट्स लोगों के डाउट्स यहाँ पे आते रहते हैं, बीच में डाउट्स आ रहे हैं। हाँ जी, देख लेते हैं भाई क्या है, 1 मिनट का काम है।
मैं रिप्लाई कर देता हूं कि भाई क्लास के अंदर हूं, बराबर। चलिए जी, तो सेकंड चैप्टर पे हमारी बात शुरू करते हैं हम लोग फटाफट से। सेकंड चैप्टर में हमारी बात शुरू होती है बच्चों। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आप लोग जानते हो, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए हमारा जो बेस रहेगा वो रहने वाला है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, तो फटाफट से देखो सेक्शन नंबर 2A में हमारा ऑफर का डेफिनेशन क्या कहता है हमको। बहुत सिंपल सी बात, हमारा ऑफर का डेफिनेशन कहता है ऑफर मीन्स वेयर वन पर्सन signify to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtain the consent of other, it's called simply offer। बच्चों समझना वापस से, ऑफर का मतलब जब एक पर्सन, अब ये पर्सन कौन है आप लोग सब जानते हो, ऑफरर है। और ये ऑफरर सिग्निफाई करता है, मतलब बताता है किसी अनदर पर्सन को अपना विलिंगनेस बोले तो अपनी इच्छा बताता है, बराबर। किस चीज के लिए इच्छा बताता है? टू डू समथिंग, याद आया आप लोगों को? टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी कि किसी काम को करने या नहीं करने के लिए जिसमें इसका पर्पस होता है सामने वाले की कंसेंट लेना, तो हम कहेंगे कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को ऑफर किया है, बराबर। बहुत सिंपल है, वन पर्सन सिग्निफाई करता है अपनी डिजायर, अपनी विलिंगनेस टू अनदर पर्सन, है ना, किस चीज के लिए? टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। आप सबको पता है डू समथिंग का मतलब इस काम को करना, और नहीं का मतलब नॉट टू डू, है ना। याद आया आपको नॉट टू डू कि अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं तो मैं कहीं और पे नहीं पढ़ाऊंगा, इस चीज के लिए मुझे ऑफर किया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड नॉट टू डू, बराबर। और पर्पस क्या है? सामने वाले की कंसेंट ले लेना, इट्स कॉल्ड सिंपली ऑफर। अब बच्चों ऑफर के भी काफी सारे रूल है, आइए फटाफट देखते हैं। सबसे पहला बच्चों फेमस केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का। भाई साहब, ऑफर सामने वाली पार्टी को कम्युनिकेट होना चाहिए। जब तक मेरा ऑफर आपको कम्युनिकेट नहीं होगा, जब तक आपको ऑफर के बारे में पता नहीं लगेगा, तब तक वो वैलिड ऑफर नहीं होगा। और अगर आपने ऑफर के इग्नोरेंस के अंदर ही अपना एक्सेप्टेंस दे दिया है बच्चों, तो इसका मतलब भी वो ऑफर वैलिड होने वाला नहीं है। इट इज अ मैटर ऑफ लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, पक्का पढ़ के जाओगे। फिर बच्चों कुछ सिंपल पॉइंट है, टर्म्स ऑफ ऑफर डेफिनेट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और एब्सोल्युटली होनी चाहिए सर्टेन, बराबर। आप लोग जानते हो ना, ऊपर पढ़ के आए ना अभी, कि जो भी टर्म्स होंगी ऑफर की, अगर मैं बोल रहा हूं आई वांट टू सेल माय कार इन 5 लाख, तो 5 लाख ही होगा, बराबर। सर्टेनिटी होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए बच्चों। ऑफर लीगल रिलेशनशिप के लिए होना चाहिए, सोशल डोमेस्टिक नहीं होना चाहिए बच्चों। फाइनल विलिंगनेस होनी चाहिए, यानी आपने सामने वाले को ऑफर किया है किस पर्पस से? कि उसकी कंसेंट मिले, ऐसे ही नहीं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनल विलिंगनेस? इंटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। सामने वाला वाकई में चाहता है कि आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करो, तब उसने जाकर के ऑफर किया है, दिस इज कॉल्ड फाइनल विलिंगनेस। नाउ बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ऑफर और इनविटेशन टू रिसीव ऑफर का डिफरेंस सबको पता होना चाहिए। दोनों बिल्कुल डिफरेंट है बच्चों। ऑफर का पर्पस होता है सामने वाले की कंसेंट लेना, बराबर। जबकि इनविटेशन टू ऑफर का मतलब होता है सामने वाले से ऑफर लेना। ऑफर लेना बच्चों, बेस्ट एग्जांपल आपके सामने है कंपनी का प्रोस्पेक्टस। जब भी आपको कंपनी ने, ये देखो यहां दिया है मैंने, अगर कंपनी ने अपना प्रोस्पेक्टस निकाला, सपोज करो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जेबी लिमिटेड ने अपना प्रोस्पेक्टस इशू किया, तो क्या आपको ऑफर किया है? क्या नहीं, आपको इनविटेशन दिया है। और वो इनविटेशन के बाद में आप ऑफर करते हो, अपना एप्लीकेशन लेटर भेजते हो, बराबर। किसको? कंपनी को। सुनना, तो किसको भेजा आपने? आपने ऑफर किया, मतलब आप ऑफरर हो गए पब्लिक, और हमारी जेबी लिमिटेड क्या हो गई? ऑफरी। तो सबसे बढ़िया बात बच्चों, इनविटेशन देने वाला इसमें हमेशा कौन होता है? ऑफरी ही होता है। ऑलवेज इनविटेशन देने वाला बच्चों कौन बंदा होगा? वो हमारा ऑफरी ही होने वाला है। ऑफरी पहले आपको इनवाइट करता है कि आइए मुझे ऑफर करिए, फिर आपने जेबी लिमिटेड को ऑफर किया, बराबर। यानी यहाँ जो पब्लिक है वो हमारी ऑफरर हो गई है। और अब वापस से जब जेबी लिमिटेड जिसने इनवाइट किया उसके पास आपने ऑफर भेज दिया, तो उनकी चॉइस पे है कि शेयर देना है, नहीं देना है, अलॉट करना है, नहीं करना है। इट इज अ मैटर ऑफ इनविटेशन टू रिसीव ऑफर। अच्छा, कई सारे एग्जांपल थे इसके। रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड वाला एग्जांपल याद करो, इसी के अंदर आता है, बराबर। न्यूज़पेपर का, मैगजीन का बच्चों कोई भी एडवर्टीजमेंट अगर है, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? इनविटेशन टू रिसीव ऑफर है ना। याद करो, किसी ने दिया कि मेरा घर खाली है, बराबर, माय हाउस फॉर रेंट, या हाउस
अवेलेबल फॉर रेंट, बराबर। अब नाउ अभी ये चीज ऑफर नहीं है, अगर ऑफर होती तो तुम लोग सब सामान लेके वहां पे पहुंच जाते, यस हम आ गए, स्वागत नहीं करोगे हमारा, बराबर। अभी सलमान खान थोड़ी बनना है इधर तुमको, यहाँ सीधा सीधा सा मैटर है बच्चों, आप जाकर के उसको सिर्फ ऑफर कर सकते हो कि भाई आई नीड योर हाउस, आई वॉन्ट टू टेक योर हाउस ऑन रेंट, मुझे आपका घर रेंट के ऊपर लेना है। नाउ सामने वाले का चॉइस है बच्चों, हाँ करेगा ना करेगा। याद करो मैंने मैट्रिमोनियल वाला एग्जांपल दिया था इसी के ऊपर, तो आप लोगों को याद रखना चाहिए, है ना। तो कैटलॉग प्राइस, रेस्टोरेंट का मेन्यू, अच्छा वो एग्जांपल याद रखो, इसमें सबसे बेस्ट वाला सेल्फ सर्विस शॉप पे, कि वो जो लेडी है एक सेल्फ सर्विस शॉप पे गई और वहां जाकर के उसने गुड्स वुड्स सेलेक्ट कर लिए क्या, और उसने जब पेमेंट के लिए बोला तो कैशियर ने देने से मना कर दिया। नाउ क्या वो बाउंड कर सकती है क्या शॉपकीपर को? नहीं कर सकती, बिकॉज जो गुड्स वहां पे रखे हुए थे बच्चे में सिर्फ था इन्विटेशन टू रिसीव ऑफर, है ना। अब आपने गुड्स सेलेक्ट करके जाके कैशियर को दिए, इट्स कॉल्ड ऑफर, और ऑफर को एक्सेप्ट करना नहीं करना सामने वाले की चॉइस के ऊपर डिपेंड रहता है बच्चों। ये आपको इसमें ध्यान में रखना है, बहुत जोरदार पॉइंट है, पढ़ के जाओगे पक्का पक्का पक्का। चलिए जी बच्चों, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम कैजुअल इंक्वायरी। अरे किसी ने कैजुअल इंक्वायरी कर दिया, भाई साहब आपका मोबाइल ये कितने में बेचोगे? सामने वाले ने बोला 50,000 में, ये लोग पकड़ो 50,000, तुमने एक्सेप्ट कर लिया। बेटा तुमने ऑफर ही कहां दिया था? अरे हमने अभी तो कहा था कितने में बेचोगे। आपने सिर्फ एक जनरल इंक्वायरी की थी बच्चों, और आप जानते हो हमारे यहाँ तो मजे लेने के लिए ऐसी इंक्वायरियां करते ही रहते हैं, ऐसे ही घूमते फिरते पूछ लेते कितने का दिया, कितने का दिया, कितने का दिया। कई बार तो भाई साहब परचेज का इंटेंशन ही नहीं है तुम्हारा, मजे करने के लिए पहुंच गए। तो लॉ ने साफ कह दिया, याद करो ये हार्वे वर्सेस फेस वाला अपना जो केस था, वो बॉल पेन वाला अपना जो केस था, बराबर ध्यान आया, बम्पर हॉल पेन, ठीक है, आप कितने में बेचोगे, बराबर। तो वो वाला जो अपना पॉइंट था इसका, बेचोगे कि नहीं बेचोगे और कितना आपका मिनिमम प्राइस होगा। तो बच्चों अगर किसी इंक्वायरी का जवाब दिया जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले ने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया या सामने वाले ने आपको ऑफर दे दिया, समझना सबसे बड़ी बात। अगर आपने इंक्वायरी की कि आप कितने में बेचोगे, मैंने कहा 50,000 में, आपने 50,000 पकड़ा दिए, लीजिए दे दीजिए, तो मैंने आपको 50 में बेचने का ऑफर नहीं किया है, मैंने सिर्फ आपकी इंक्वायरी का रिप्लाई किया है। अब आप मुझे ऑफर करोगे कि आई वांट टू बाय इन 50,000, नाउ डिपेंड्स ऑन माय चॉइस कि मुझे देना है या नहीं देना है, बराबर। तो वो जो हॉल पेन वाला एग्जांपल था बच्चों, केस रेफरेंस याद रखोगे। नाउ ऑफर टू डू और नॉट टू डू पहले बात कर चुका हूं आपसे, ठीक है। ऑफर का पर्पस सामने वाले की कंसर्न लेना है बच्चों, खाली ऑफर जिसका पर्पस सामने वाले का कंसर्न लेना नहीं है वो ऑफर की कैटेगरी में आएगा नहीं, बिकॉज ऐसे ऑफर से एक्सेप्टेंस तो आ नहीं रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा, बराबर। फिर बच्चों ऑफर के साथ कंडीशन लगा सकते हो, मैं कह सकता हूं कि आई वांट टू सेल माय लैपटॉप इन 1 लाख, इफ यू वांट टू बाय गिव मी 10,000 एडवांस विद इन 1 डे, तो ये पॉसिबल है। तो अगर आपको मेरा ऑफर एक्सेप्ट करना है तो यू हैव टू पे 10,000 टू मी, बच्चों ध्यान में रखोगे, सिंपल सी बात हो गई। नाउ द ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट मैंने आपको एग्जाम में भी दिया, ऑफर के साथ में ऐसा कोई टर्म नहीं लगाओगे जिसका नॉन कंप्लायंस एक्सेप्टेंस माना जाए। ये लाइन याद रखना बच्चों, नॉन कंप्लायंस वाली। और सिंपल लाइन अगर चाहिए तो दस अ मैन कैन नॉट से, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का पर्सन ये नहीं कह सकता इफ एक्सेप्टेंस इज नॉट कम्युनिकेट बाय अ सर्टेन टाइम ऑफर वुड बी कंसीडर्ड एज एक्सेप्टेड, कि अगर आपने सर्टेन टाइम में जवाब नहीं दिया तो हम मान लेंगे कि आपने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, ऐसा बिल्कुल भी हम नहीं कर सकते बच्चों। तो बहुत बहुत सिंपल हो गया, मैंने आपको एक ऑफर यहां से किया और मैंने बोला कि भाई आई वांट टू बाय योर हाउस इन 1 करोड़, बराबर। तो आपका कोई इंटेंशन नहीं है बेचने का, लेकिन मैंने फिर भी आपको लिख करके दे दिया कि आई नीड योर आंसर विद इन 2 days, और इन केस फेलियर टू गेट आंसर इन 2 days इट इज प्रिज्यूम दैट यू आर रेडी टू सेल। मैं ये मान लूंगा कि आप मुझे बेचने को तैयार हो। बच्चे ये तो जबरदस्ती का सौदा हो गया, है ना। आपको मैंने एग्जांपल दिया था वही वाला, कौन सा, कि पड़ोस के लड़की को आपने बोला कि मुझे तुम्हारा 2 दिन में जवाब चाहिए, अगर तुमने 2 दिन में जवाब नहीं दिया तो मैं ये मान लूंगा कि तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो। भैया ऐसे कैसे तैयार हो, ये तो जबरदस्ती गले पड़ने वाली बात हो गई। तो जबरदस्ती गले पड़ना कभी भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में वैलिड नहीं होगा बच्चे, ये ऑफर के अंदर ऑफर की कंडीशन में नहीं आता है, बराबर। तो फटाफट से हमारी 10 कंडीशंस हो गई यहाँ पे, बहुत सिंपल है, फटाफट एकदम फास्ट ट्रैक रिवीजन है बच्चों, फास्ट ट्रैक रिवीजन है, बस पॉलिश है ये सारी की सारी। आपने जो पढ़ा है मैं उसको वापस रिवाइज करा रहा हूँ आपको पूरा। यस बच्चों, टाइप्स ऑफ ऑफर, सबसे पहले एक्सप्रेस ऑफर। सर एक्सप्रेस ऑफर क्या होता है, सबको पता है भाई, ऊपर पढ़ के आए, जो वर्ड्स स्पोकन और रिटन में होता है वो एक्सप्रेस है, बराबर। और जो कंडक्ट ऑफ पार्टीज से होता है बच्चों वो इम्प्लाइड ऑफर जाता है। कई बार बिना वर्ड्स को यूज किए हम ऑफर कर देते हैं, है ना। सिंपल, आप एक रोड के ऊपर जा रहे हैं, अपना एक एग्जांपल था, वहां एक
एल्बम सेल करने वाला बैठा हुआ है, तो आपने जैसे ही वहां पे आप रुके, उसने विदाउट यूजिंग वर्ड्स एल्बम को आगे कर दिया, प्राइस उसके ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है, इट मींस इंप्लाइडली उसने आपको ऑफर किया है कि आई वांट टू सेल, विल यू बाय, सिंपल। बराबर बच्चों, अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर किया जाए तो इट्स कॉल्ड स्पेशल ऑफर। अगर मैं आपको आपको सिर्फ आपको ऑफर कर रहा हूं कोई चीज के लिए, इट मींस स्पेसिफिक पर्सन को, इट्स कॉल्ड स्पेशल ऑफर। और अगर पब्लिक को किया जाए बच्चों, लालबंद शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त पब्लिक ऑफर का एग्जांपल है। एनी पर्सन फ्रॉम पब्लिक कैन एक्सेप्ट दिस ऑफर, उस कंडीशन को पूरा करिए, आप ला करके दीजिए खोया हुआ बंदा और इनाम लेकर के जाइए। बराबर। और बेस्ट एग्जांपल आपने इसमें पढ़ा था बच्चों, कार्लिल वर्सेस कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी का, याद आया, इन्फ्लुएंजा बीमारी वाला। बराबर कि भाई अगर किसी को भी ये हुआ तो हम उसको रिवॉर्ड डिक्लेयर करेंगे। तो ये चीज बच्चों जनरल ऑफर में जाएगी, आप ऑफर की कंडीशन को एक्सेप्ट कर लो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। मतलब ऑफर आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। नाउ बच्चों, व्हाट अबाउट क्रॉस ऑफर? याद करो, सेम ऑफर अगर हमने एक दूसरे को दे दी इन इग्नोरेंस ऑफ दी ऑफर। बराबर भाई, मैं जोधपुर में बैठा हूं, आप पुणे के अंदर बैठे हो, मैंने यहां से ऑफर का लेटर लिख दिया, आई वांट टू सेल माय हाउस इन 1 करोड़ सिचुएटेड इन जोधपुर। वहां से आपने एक ऑफर कर दिया कि आई वांट टू बाय योर हाउस सिचुएटेड इन जोधपुर इन 1 करोड़। तो एक दूसरे के इग्नोरेंस में हम दोनों एक दूसरे को सेम ऑफर कर देते हैं बच्चों। याद करो मेरा पुराना एग्जांपल शादी वाला, अरे तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली वाला एग्जांपल यहाँ पे लगाओगे। बराबर सर, काउंटर ऑफर क्या होता है बच्चों? काउंटर ऑफर में चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन। लॉ कहता है जैसा मैंने आपको ऑफर किया, यू हैव टू एक्सेप्ट इन सेम पोजीशन। बराबर, इफ यू इंपोज एज एक्सेप्टर एज ऑफरी, इफ यू इंपोज या इफ यू चेंज सम कंडीशंस, सम मॉडिफिकेशंस आर देयर, तो उस केस में वो एक्सेप्टेंस कभी भी वैलिड नहीं होगी और इट इज अ मैटर ऑफ काउंटर ऑफर। पुराना एग्जांपल है। बराबर, मैंने आपको बोला आई वांट टू सेल माय लैपटॉप इन 50,000, आपने जवाब दिया यस आई वांट टू बाय इन 40,000, तो इसका मतलब आपने कंडीशन चेंज कर लिया। दिस इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। अब यहाँ पे पहले वाले में मैं ऑफर था, आप ऑफरी थे, अब यहाँ पे आपकी तरफ से नया ऑफर आ गया ना, यू आर ऑफर एंड आई एम ऑफरी, इट्स डिपेंड्स ऑन माय चॉइस कि मुझे 40 पे देना है कि नहीं देना है ना। तो आप लोगों में से कई लोगों का मैसेज था उस पॉइंट के लिए, बहुत सिंपल पॉइंट था। एक क्वेश्चन था अपना, क्वेश्चन क्या था आपको बताता हूँ। सपोज करो कि 20,000 में मैंने आपको कोई गुड सेल करने का ऑफर किया है ना, तो 20,000 में से आपने क्या किए 5,000, तो थोड़ा सा एग्जांपल मैंने चेंज किया, वहां पे 8,000 समथिंग का था, 5,000 आपने मुझे कैश पे कर दिए। मैंने आपको बोला भाई आई वांट टू सेल माय गुड्स इन 20,000, विल यू बाय? तो जवाब में आपने 5,000 का तो मुझे कैश का चेक भिजवा दिया, रिमेनिंग 15,000 आपने बोला कि आप 5,000 की 3 इंस्टॉलमेंट में मुझे पे करोगे। तो सर ये इट इज अ मैटर ऑफ एक्सेप्टेंस और काउंटर ऑफर। तो कई लोगों को लगा कि सर ये तो एक्सेप्टेंस है, पर मैं आपको कह रहा हूं कि इट इज नॉट अ मैटर ऑफ एक्सेप्टेंस, ये काउंटर ऑफर है ना। अब आपने कहा कैसे है, तो मैंने एक एग्जांपल दिया था, बेटा एक चीज ट्राई करना है ना, जाकर के कोई शॉपकीपर को बोलना कि मुझे चॉकलेट खरीदना है ना, और 70 रुपए वाला सिंपल अपना डेयरी मिल्क सिल्क खरीदना, फिर 70 रुपए में से उसको कहना अंकल आज तो 10 रुपए लो, कल और आऊंगा 10 देने, फिर परसों और आऊंगा 10 देने। बेटा वो 10 दे करके भगाएगा तुमको, वो 10 ये देगा थप्पड़, है ना। तो क्योंकि जनरली आप किसी को ऑफर करते हो तो सामने वाले से एक्सेप्टेंस चाहिए, किस्तों में इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं चाहिए। लेकिन सर अगर सामने वाला एग्री हो जाए तो बेटा काउंटर ऑफर हो गया। फिर ये मैंने आपको कहा ना, अगर मैंने ऑफर किया और आपने रिटर्न में 5,000 का चेक और ये प्रॉमिस करके भेजा कि मैं आपको दे दूंगा, ये काउंटर ऑफर है। आपकी तरफ से मेरे पास नया ऑफर आया कि खरीदा तो है लेकिन पेमेंट सिस्टम ये रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब फिर एक डाउट है ऐसा, लेकिन आपने पेमेंट सिस्टम कहां बताया था? बेटा फिर से मार्केट में ट्राई कर लेना। कोई भी चीज खरीदने जाते हो तो फर्स्ट इंटेंशन, अगर मैं ऑफर कर रहा हूं आई वांट टू सेल, तो मेरा मतलब क्या होगा कि मैं आपसे कैश में ही पैसा चाह रहा हूं, वन टाइम पैसा चाह रहा हूं, तो ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ काउंटर ऑफर के बाद में बच्चों स्टैंडिंग ऑफर, जो एक पर्टिकुलर टाइम तक के लिए ओपन रहता है। टेंडर इसके अंदर आ गया, 1 साल का टेंडर हमने आपको दे दिया, तो उसी डेट पर आप हमको कुछ सप्लाई करोगे, वो ऑफर अपना ओपन ऑफर कहलाएगा, स्टैंडिंग ऑफर कहलाएगा, अपने को ध्यान में रखना है। चलिए जी, तो ऑफर का पोर्शन भी अपना यहाँ पे खत्म हो गया, सिंपल सा था। आइए एक्सेप्टेंस की तरफ चलते हैं। चलिए जी, तो बच्चों हमारा एक्सेप्टेंस का पॉइंट अब क्या कहता है, आपको मैं लेकर के चलता हूं इसकी तरफ भी। चलिए जी, तो एक्सेप्टेंस के पॉइंट्स हमारे क्या कहते हैं सर? एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि वो बंदा जिसने आपको प्रपोजल दिया था ना, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, है ना, सिग्निफाइज एसेंट। बच्चों अपन ने पढ़ा था ना कि भाई जिसको हमने ऑफर किया, ऑफर भी हमने सिग्निफाई किया था, कम्युनिकेट किया था, वो जब उस पर अपनी कंसेंट सिग्निफाई कर देता है, आपको दे देता है, तो हम बोलेंगे प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। फर्स्ट चैप्टर में सेम डेफिनेशन थी, मैंने कहा था इस चैप्टर के साथ पढ़ेंगे।
देख लीजिए, पढ़ लिया अपन ने। नाउ सर इसके लीगल रूल्स भी बता दो। बहुत सिंपल है बच्चों, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होना चाहिए। याद करो ब्रॉडगन वाला केस, रेलवे कंपनी का केस आते ही याद आया आपको, हमने रेलवे कंपनी को कुछ ऑफर का लेटर भेजा, बराबर कि हम आपको कोल सप्लाई करेंगे। जो वहां का इंचार्ज था, मैनेजर था, उसने एक्सेप्टेंस लिख तो लिया, ओके कर दिया, लेकिन फाइनल ड्राफ्ट करवाना है ये सोच करके उसने ड्रॉर में डाल करके लेटर रख दिया। क्या ये एक्सेप्टेंस में काउंट होगा? क्या नहीं होगा सर, क्योंकि एक्सेप्टेंस तब तक नहीं होगी जब तक सिग्निफाई नहीं हो, कम्युनिकेट नहीं हो, सामने वाले तक पहुंचे नहीं, इसलिए ये एक्सेप्टेंस के अंदर काउंट होने वाला नहीं है। चलिए सेकंड पॉइंट क्या कहता है बच्चों, एक्सेप्टेंस सिर्फ वही बंदा देगा जिसको ऑफर किया गया है, अड़ोसी पड़ोसी नहीं देने वाला है। बेस्ट केस है आपका बोल्टन एंड जॉन्स वाला केस बच्चों, याद करो केस को, बराबर, जिसमें आपकी एक शॉप है जो आपने किसी को बेच दिया है, बराबर। अब मैं आपका रेगुलर कस्टमर हूं, मुझे नहीं पता है कि आपने किसी को शॉप बेच दिया, मैंने तो आपकी शॉप पर ऑर्डर भिजवा दिया। अब आपकी जगह पे जो नया वाला आपका बायर था, नया जिसने आपका बिजनेस टेक ओवर किया, वो मुझे गुड्स की सप्लाई करके पैसा मांग रहा है बच्चों, मैं ये गुड्स उसको रिटर्न कर सकता हूं, बराबर, क्योंकि मेरा ऑफर, मेरा इंटेंशन आपके साथ डील करने का था, न कि उस बंदे के साथ में। तो लॉ कहता है एक्सेप्टेंस वही बंदा दे जिसको ऑफर किया गया है, दूसरा नहीं देगा। दिस इज मैटर ऑफ बोल्टन एंड जॉन्स। बच्चों सबसे फेमस प्यारा सा पॉइंट आपका वही वाला, एक्सेप्टेंस में एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड, जैसा ऑफर किया वैसा एक्सेप्ट करोगे, अपनी तरफ से कंडीशन नहीं लगाओगे। अगर लगा दिया तो इट इज अ मैटर ऑफ काउंटर ऑफर, बराबर। तो अनक्वालिफाइड और एब्सोल्यूट मतलब कोई कंडीशन नहीं, ऑफर के साथ कंडीशन हो सकती है, एक्सेप्टेंस के साथ में कंडीशन नहीं होगा। अच्छा, एक्सेप्टेंस कैसे दोगे बच्चों? जैसा मैंने मोड प्रिस्क्राइब किया है और जैसा मैंने टाइम प्रिस्क्राइब किया, नहीं तो रीजनेबल टाइम है। अब इसके पॉइंट्स आप लोगों को याद है, वापस याद करवा देता हूं, सुन लो। मैंने कहा था मुझे आपका एक्सेप्टेंस फोन पे चाहिए बच्चों, तो आपको एक्सेप्टेंस फोन पे देना है, मतलब ऑफर को एक्सेप्टेंस फोन पे देना है। सर फोन के अलावा अगर और किसी तरीके से दे दे तो डिपेंड्स ऑन ऑफर चॉइस। याद करो मैंने क्या कहा था, तुम खुद आ गए एक्सेप्ट करने के लिए, तो मैंने कहा भाई क्यों आए खुद, मुझे तुम्हारा शक्ल ही नहीं देखना था, निकलो यहाँ से। तो मेरी मर्जी है, मैं रिजेक्ट भी कर सकता हूँ आपकी एक्सेप्टेंस को, मैं चाहूं तो मान भी सकता हूँ। ये मोड प्रिस्क्राइब, सेम बच्चों टाइम का सिस्टम है। अगर कोई पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाए कि मुझे आपका एक्सेप्टेंस 3 डेज में चाहिए, तो मतलब आपको 3 दिन में देना है, ठीक है सर। अगर 3 दिन के बाद चौथे पांचवें दिन अगर कोई एक्सेप्ट करे तो अगेन ऑफर की मर्जी पे है। कोई सामान नहीं बिक रहा है तो मैं बोलूंगा चलो यार 4 दिन बाद एक्सेप्टेंस आया, लेकिन आ गया, ले जाओ माल को, बराबर। और अगर टाइम फिक्स नहीं किया है तो बच्चों रीजनेबल टाइम में होना चाहिए। सर रीजनेबल टाइम का मतलब बच्चे सिचुएशन सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा। याद कर लो मेरा पुराना पॉइंट, क्या कहा था मैंने, केक ऑर्डर किया है आज शाम के लिए, तो एक्सेप्टेंस मुझे 2 घंटे में चाहिए, बराबर। शादी के लिए हॉल बुक करवाने के लिए ऑफर दिया हुआ है, तो अभी टाइम है शादी के अंदर, अभी तो वैसे ही कोविड में हो नहीं रही है कुछ भी, तो वहां पे थोड़े टाइम बाद भी एक्सेप्टेंस आएगी तो अपने को चलेगा। तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा बच्चों, ध्यान रखोगे, बराबर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, आपको एक्सेप्टेंस तब तक दे देना चाहिए जब तक ऑफर लैप्स थे बच्चों। ऑफर के लैप्स होने से पहले उसको एक्सेप्ट कर लो। सर ऑफर लैप्स कैसे होता है? बहुत सारे तरीके हैं बच्चों, टाइम खत्म हो गया, बराबर, कोई लॉ वॉ में चेंज हो जाए उससे पहले सामने वाला ऑफर को खुद ही विड्रॉ कर ले, उससे पहले आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बराबर। तो ऑफर लैप्स हो जाए, खत्म हो जाए, टाइम खत्म होने की वजह से, रिवोकेशन की वजह से, उससे पहले आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बराबर। बहुत सीधा सा है। और सीधा सा पॉइंट हो गया, एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी प्रिज्यूम फ्रॉम साइलेंस। बच्चों आपका वही वाला पॉइंट, यानी ऑफर का जो अपना लास्ट पॉइंट था ना, कंटेनर टर्म नॉन कंप्लायंस वाला, वो और आपका साइलेंस वाला जो पॉइंट है बच्चों, सेम टू सेम जाने वाला है, एकदम एक जैसा पॉइंट है। एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी प्रिज्यूम फ्रॉम साइलेंस, चुप रहना कभी भी एक्सेप्टेंस की कैटेगरी के अंदर नहीं माना जाता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और बच्चों फेमस केस है आपका कौन सा, याद आया, फेल्ट हाउस वाला। सर ये कौन सा है सर केस? बच्चे हाउस से हॉर्स याद कर लो, फेल्ट हाउस यानी कि हॉर्स, हाउस की जगह हॉर्स याद कर लो। अंकल ने फोन करके बोला था कि मुझे तुम्हारा ये घोड़ा चाहिएगा, और अगर तुम्हारा रिप्लाई वीक में नहीं आया तो मैं मान लूंगा कि तुमने मुझे बेच दिया, याद आया, बराबर। अब उस भतीजे ने क्या किया, हॉर्स अलग रखवा लिया, लेकिन उसके एम्प्लॉय ने उसको बेच दिया। अभी अंकल हैव नो राइट टू फाइल सूट, बिकॉज सामने वाले की साइलेंस, पहली बात तो आप ऐसी कंडीशन लगा नहीं सकते हो, और साइलेंस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस। लेकिन बच्चों, लेकिन अपना मैगजीन वाला केस याद करो, यहीं पर अगर प्रीवियस कंडक्ट ऐसा है कि आपकी साइलेंस को हमने एक्सेप्टेंस माना था, पहले भी ऐसा हो चुका है कई बार कि आपने चुप रह रहकर अपना एक्सेप्टेंस दिया है,
तो इस बार भी हम आपके चुप रहने को एक्सेप्टेंस मान सकते हैं बच्चों। मैगजीन वाला एग्जांपल याद करो, मैगजीन सप्लाई किया, 1 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन लिया था, लेकिन हम सेकंड थर्ड ईयर मैगजीन आपको सप्लाई करते रहे, आप उसको लेते रहे, पढ़ते रहे, तो यू हैव टू पे, बराबर। नाउ फिर बच्चों एक्सेप्टेंस कैसे हो सकती है, कैसे भी कर लो सर, राइटिंग में कर लो, वर्ड्स में कर लो, कंडक्ट के थ्रू कर लो। मैंने ऑफर किया आई वांट टू सेल माय मोबाइल इन 50,000 विल यू बाय, आपने सीधा 50,000 का चेक भिजवा दिया, इसका मतलब बाय कंडक्ट आप उसको एक्सेप्ट करने को तैयार हो गए, सीधा सा पॉइंट है, खत्म हो गया यहाँ पे, बराबर बच्चों। सुपर ट्रैक फास्ट ट्रैक रिवीजन चल रहा है बच्चों, फास्ट ट्रैक पॉलिश ले लो मेरे साथ में, कम टाइम में ज्यादा चीजें अपन लोग डिस्कस कर लेंगे बच्चों। सर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस क्या होता है बच्चों, सुन लीजिए, बहुत सीधा सीधा सा है। ये तब काम में आता है बच्चों जब हम डिस्टेंस प्लेस पे होते हैं, दूरी पे होते हैं, तब ये चीजें काम में आती हैं। तो आइए इसमें क्या कहा गया है चेक कर लेते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट, कब कंप्लीट होता है, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड। अगर मैं जोधपुर में हूं, आप कोलकाता के अंदर हो, मैंने यहां से आपको एक ऑफर किया, लेटर लिखा, चिट्ठी लिखी, वो जब आपको लेटर मिल जाएगा बच्चों, तब इसका मतलब मेरा ऑफर आपको कम्युनिकेट हो गया है, बराबर। मिला आज है, पढ़ा कल है, तो कल होगा, लेकिन मेनली तरीका यही है कि व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज, तो जनरली मानते हैं कि जिस दिन मिल गया है उस दिन हमारा ऑफर कंप्लीट हो गया, बराबर। सर एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है बच्चों, इसमें थोड़ा सा लोचा है, इसमें आप उलझते हो। प्रपोजर के लिए अलग है, एक्सेप्टर के लिए अलग है, समझो। एक्सेप्टेंस का कंप्लीशन दोनों पार्टीज के लिए अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिवोकेशन भी साथ में अटैच है, तो बहुत अच्छे से समझ लीजिए, मैं वापस बता देता हूं। प्रपोजर यानी जोधपुर में बैठा जयेश भंडारी, वो प्रपोजर है, उसके लिए एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब माना जाएगा, जब कोलकाता में बैठा हुआ एक्सेप्टर वहां से लेटर पोस्ट कर देगा बच्चों। जैसे ही उसने पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन मतलब लेटर पोस्ट किया कोलकाता से, मेरे लिए यानी जोधपुर के जयेश भंडारी के लिए कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया। अब मैं उस ऑफर को रिवॉक नहीं कर सकता बच्चे, मेरे हाथ के मेरे पावर से गया, क्योंकि उसने लेटर पोस्ट कर दिया है, बराबर। अच्छा, अब वो जो कोलकाता में बंदा बैठा हुआ है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कब पूरा माना जाएगा बच्चों, वो तब माना जाएगा जब वो लेटर यहां मेरे पास रिसीव हो जाएगा बच्चों, क्रॉस में जा रहा है, वहां से उसने पोस्ट किया, मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट बन गया, मुझे रिसीव हो गया लेटर, सामने कोलकाता वाले के लिए कॉन्ट्रैक्ट पूरा बन गया। ऐसे आपको सिंपल ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल देखो, A proposes by letter to sell a house to be 80,000, लेटर पोस्ट किया बच्चों 6 को, लेटर सामने वाले को 8 को पहुंचा, तो हम मानेंगे कम्युनिकेशन 8 को पूरा हो गया, बराबर। बी ने एक्सेप्ट किया बच्चों, बी ने ए का एक्सेप्ट कर लिया है 9th को, सुनना 9th को ही एक्सेप्ट कर लिया था, और लेटर यहाँ पे 11th को मिला है। तो 9th को जब उसने वहां से एक्सेप्ट कर लिया, मेरे वाले एग्जांपल में कोलकाता से उसने 9th को एक्सेप्ट किया, तो यहाँ ऑफरर के लिए 9th को ही कॉन्ट्रैक्ट बन गया बच्चों जब पोस्ट किया। लेकिन जिसने पोस्ट किया जो कोलकाता में बैठा हुआ ऑफर है, उसके लिए कब पूरा होगा, जब इसको यहाँ पे 11th को मिलेगा। तो दोनों एकदम क्रॉस कनेक्शन में जा रहे हैं, तूने पोस्ट किया तो मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मुझे मिला तो तेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हो गया। दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बच्चों, दोनों के लिए अलग अलग होती है, बराबर। इसी तरह से रिवोकेशन का भी चक्कर अलग अलग है ना। अब रिवोकेशन यहां लिखा है अगेंस्ट द ऑफरर। अच्छा बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है, पहले तो ये पॉइंट पढ़ो। पहले एक प्रपोजल कब रिवोक हो सकता है, प्रपोजल बच्चों उस वक्त तक रिकवर हो सकता है बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर। और प्रपोजर के अगेंस्ट में कब कंप्लीट होती है, जब लेटर वहां से पोस्ट होता है। अच्छा, सब चीजें हटा करके बहुत सिंपल चीज बताओ, मैंने कहा जोधपुर के जयेश भंडारी के लिए, ऑफरर के लिए कॉन्ट्रैक्ट या कम्युनिकेशन तब पूरा हो जाएगा जब सामने वाला लेटर पोस्ट कर देगा। तो मैं कौन से टाइम से पहले ऑफर वापस ले सकता हूं, सामने वाला लेटर पोस्ट करे उससे पहले पहले ही मैं एक्सेप्टेंस वापस ले सकता हूं, उसके बाद में नहीं। सॉरी, मैं अपना ऑफर वापस ले सकता हूं, उसके बाद में नहीं। वापस सुनो, यहां से मेरा ऑफर गया सामने वाले को, मेरे लिए एक्सेप्टेंस या कॉन्ट्रैक्ट कब पूरा होगा, जब वो वहां से कोलकाता से लेटर पोस्ट करेगा, बराबर। तो सामने वाला कोलकाता से लेटर पोस्ट करे उससे पहले पहले मैं अपने ऑफर को वापस ले सकता हूं, उसके बाद में नहीं ले सकता। और आपस में अगर झगड़ा हो गया कि तुमने पहले पोस्ट किया मैंने पहले एक्सेप्ट रिवोक किया, तो बच्चों आप जानते हो कोर्ट देखेगा टाइमिंग्स क्या रहे, किसने पहले पोस्ट किया, किसने पहले अपना रिवोक किया, वो सारे टिकट्स के ऊपर, डाक के ऊपर, लेटर के ऊपर क्या डेट से, वो सब चीजें चेक की जाएगी, बराबर। अच्छा, अब
कोलकाता से उसने एक्सेप्टेंस भेज दिया, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कब पूरा हो रहा है? जब मुझे लेटर मिलेगा। और अगर वो एक्सेप्टेंस वापस लेना चाहे, उसका माइंडसेट चेंज हो गया, तो मेरे पास लेटर पहुंचने से पहले पहले वो अपना एक्सेप्टेंस वापस से रिवोक कर ले। अब बच्चों उसका नसीब है। अगर मुझे पहले एक्सेप्टेंस का लेटर मिल गया कुछ भी, तो एक्सेप्टेंस वैलिड है। अगर मुझे पहले रिवोकेशन मिल गया तो रिवोकेशन वैलिड हो जाएगा। मैंने आपको कहा भी था, इसमें आदमी झूठ भी बोल सकता है कि नहीं मुझे तो पहले वो मिला था। तो यही अपन ने लिखा है बच्चों, ऑफरी के अगेंस्ट में जो कोलकाता वाला है उसके अगेंस्ट में कब होता है? जब लेटर ऑफ रिवोकेशन इज रिसीव बाय द ऑफरर। ये अपने को ध्यान में रखना है, सिंपल सा पॉइंट है। अच्छा, एक्सेप्टेंस कब रिवोक कर सकते हो? वही बात हो गया जब एक्सेप्टर के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन पूरा हो जाए। और वो कब होता है? जब जोधपुर वाले ऑफरर को लेटर मिल जाएगा, उससे पहले पहले आप एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकते हो। तो सामने वाला लेटर पोस्ट करे ऑफरी, उससे पहले पहले ऑफरर अपना ऑफर वापस ले सकता है ना। और जब उसका एक्सेप्टेंस का लेटर इधर मिले, उससे पहले पहले वो अपना लेटर भी वापस ले सकता है एक्सेप्टेंस का। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, कॉमन से रूल है बराबर। अब बच्चों को जनरल रूल इसके अंदर और है। पोस्टिंग ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, अगर आपने प्रॉपर एड्रेस लगा करके पोस्ट कर दिया है तो वो सफिशिएंट है, फिर भले मिले नहीं मिले सामने वाले को टेंशन खत्म। अच्छा, अगर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट किया एक्सेप्टर ने, लेकिन अभी तक ऑफरर को मिला नहीं है, ट्रांजिट में डिले भी हो गया, तो इससे वैलिडिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मैंने आपको कह दिया वैलिड ही रहेगा, है ना। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन टेलीफोन, बच्चों टेलीफोन पे कब कंप्लीट होता है? जब सामने वाले को सुनाई दे गया, बराबर। पोस्ट से कब कंप्लीट होता है? कहां पे कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है? जहां पे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड किया, जहां से आपने पोस्ट किया, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट का प्लेस माना जाएगा। वेयर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड, बराबर। ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर टेलीफोन से दे रहे हो तो जहां टेलीफोन सुनाई दिया बच्चे उसको, जहां पे जोधपुर से कोलकाता फोन किया, बराबर, कोलकाता से उसने वापस फोन पे बोला हाँ भाई मेरा हाँ है, तो सुना जोधपुर में गया, तो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जोधपुर माना जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये भी जानते हो कई बार जो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस होती है ना, आपने वो वाला एग्जांपल याद आया कौन सा? वो जो ड्राई क्लीन वाले की रिसिप्ट थी, उस रिसिप्ट के पीछे कुछ कंडीशंस लिखी हुई थी। तो उन कंडीशंस की अगर विजिबल है कंडीशन, तो बराबर से बाउंड होंगे, बराबर अपने को मानना पड़ेगा। तो वो एयरप्लेन वाला था आपका, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि मैं प्लेन के अंदर गया, मेरे टिकट के अंदर कहीं पर भी फूड लिखा हुआ नहीं था, तो वहां लिखा था लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। तो या प्लेन के लिए आप जब चेक इन कर रहे हो, एंट्री कर रहे हो, तो वहीं पे बहुत सारे रूल्स लिखे हुए हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो आपको कम्युनिकेट हो गए हैं। और जब आप ट्रैवल कर लेते हो, ट्रैवल के लिए अंदर घुस जाते हो, तो इसका मतलब आपने एक्सेप्टेंस भी उसके ऊपर दे दिया बच्चों। तो कई बार टेसिट तरीके से आपको कंडीशन बता दी जाती है, टेसिटली, छुपा करके नहीं है, तो दिखाई दे रही है लेकिन वर्ड्स यूज नहीं किए जाते, बराबर। और आप उन कंडीशन को कई बार टेसिटली ही एक्सेप्ट भी कर लेते हो। ड्राई क्लीन के आपने कपड़े दिए और वो रिसिप्ट एक बार ले ली, मतलब उसकी कंडीशन से आप बाउंड हो गए बच्चों। ये अपने को इसमें ध्यान में रखना चाहिए। दीज आर जनरल रूल्स, बराबर। तो यहां आकर के आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों का रिवीजन मैंने खत्म करा दिया है, बराबर। लगभग अभी देख लेते हैं कितना टाइम हुआ है। तो ये हमारा 2 चैप्टर का रिवीजन था, फास्ट ट्रैक रिवीजन था बच्चों, फटाफट से हमने खत्म कर लिया ताकि आप लोगों को पॉलिश हो जाए। अगर आपको लगता है कि यस सर इफेक्टिव रहेगा, हमको इससे चीजें याद आ जाएंगी, वापस से हम लोग रिवाइज कर लेंगे, एग्जाम के टाइम पे सुन लेंगे, तो मुझे बताइएगा। फटाफट से आगे के चैप्टर्स तैयार हैं जिनका मैं आपको करवाऊंगा पूरा रिवीजन। चलिए बच्चों, ठीक है। तो आज यहीं तक फर्स्ट और सेकंड चैप्टर अच्छे से तैयार करिएगा। जल्दी ही आगे के चैप्टर्स के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर। और ये वीडियो अभी रात को ही पोस्ट कर रहा हूं मैं। देखें कौन कौन लोग रात को जगते हैं, कौन कौन रात को पढ़ाई कर रहा है। खूब सारे जग करके पढ़ाई कर रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि रात को ही पढ़ो भाई, आप सुबह भी पढ़ सकते हो, लेकिन देखता हूं मैं कि कौन कितना पढ़ाई कर रहा है, कौन कितना जल्दी वीडियो को देखता है। चलिए बच्चे लोगों, तब तक के लिए अगेन गुड नाइट। अच्छे से पढ़िएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बच्चों, बाय।